जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे इड्यूटेरिया 5000 प्लस में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग डिटेल के साथ यहाँ पढ़ेंगे और यहीं पे क्वेश्चन को याद करने का कोशिश करेंगे और जितना ऑप्शन है सभी डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। यह बुक आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे हर एग्जाम में आपको जीके जीएस इससे आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। एनसीईआरटी बेस पे ये आधारित है। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट नंबर को कंप्लीट करते हैं और हम लोग चलते हैं अपनी पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा निरुपमा राय, दूसरा है सलमान रशीद, तीसरा है रमेश जयराम, चौथा है हमारा प्रोफेसर विवेक लामा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा निरुपमा रॉय। निरुपमा राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरुपमा राय जो थी भारत के पहले विदेश सचिव रह चुकी हैं। ये भारत में पहले विदेश सचिव रह चुकी हैं निरुपमा राय। इन्होंने इस पुस्तक में भारत चाइना के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया है और 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच उसके बारे में विश्लेषण दिया है इन्होंने। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा निरुपमा रॉय। सलमान रशीद भी हैं, वह ब्रिटेन और भारत के लेखक रह चुके हैं। इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रशीद के द्वारा लिखा गया है मिडनाइट चिल्ड्रेन, याद रखिएगा इसको भी एग्जाम में आता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो आपके हो जाएंगे सलमान रशीद। रमेश जयराम कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं ये रमेश जयराम। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक इन्होंने लिखा है रमेश जयराम ने। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन है लद्दाख पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर और पीर पंजाल, तीसरा है लद्दाख और धौलाधर, चौथा है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच। देखिए लद्दाख और पीर पंजाल के बीच जो है वो हिमालय और कश्मीर घाटी है। हिमालय और कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। दूसरा है धौलाधर और पीर पंजाल। देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है जो कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी बोलते हैं, देवताओं की घाटी। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ये सब आप लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसमें और है लद्दाख और धौलाधर। लद्दाख और धौलाधर के बीच में है जो बहुत खूबसूरत घाटियां और समृद्ध इलाका है बसा हुआ। और आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो है हरिद्वार, हरिद्वार और देहरादून। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा मिलान करना है। भटकल परियोजना, भटकल परियोजना दोस्तों आपका कर्नाटक से है। एलेप्पी परियोजना आपका केरल से है। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश से है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु से है। तो भटकल परियोजना कर्नाटक, शॉर्ट में लिख देते हैं कर्नाटक। एलेप्पी परियोजना केरला। काकीनाडा आपको हो गया आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन आपका
तमिलनाडु। तो देखिएगा, एक का तीन सिर्फ एक ही जगह है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? पहला है दामोदर मिट्टी, दोमर मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी ऑप्शन बी में है, तो काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोमर मिट्टी, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में ये पाया जाता है, 43% क्षेत्र पर। भारत के लगभग 43% क्षेत्र पर दोमट मिट्टी पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि धान, गेहूं ये सब की खेती अच्छी से होती है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है। काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी काली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं। इस काली मिट्टी किस कौन से खनिज से भरा हुआ होता है? तो टिटेन टिटेनीफेरस और मैग्नाइट जो होता है, इसके कारण यह काला नजर आता है। कपास के लिए यह अच्छा होता है। लाल मिट्टी मोटे अनाज के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा ये सब हो गया, लाल मिट्टी में काफी अच्छी होती है। लेटराइट मिट्टी में आपको चाय, कॉफी, काजू ये सब लेटराइट में अच्छा होता है। तो कपास के लिए आपको काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा, तो रेगूर मिट्टी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान नर्मदा क्षेत्र में नहीं आता है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए ये पश्चिम, जैसे ये भारत है तो इधर से निकलते हुए पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो नर्मदा आपका राजस्थान में नहीं बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात में बहती है। ये तीनों जगह ये नदी बहती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कौन नहीं है जो देखना है? कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से बिल्कुल सही है। स्वर्ण क्रांति, कभी कभी सुनहरी क्रांति भी होगा, बागवानी लिखा हुआ रहेगा, वो भी सही हो जाएगा। नीली क्रांति, नीली क्रांति आपका है मत्स्य से, उर्वरक से नहीं है। मत्स्य से है, उर्वरक से नहीं है। उर्वरक के लिए आपको हो जाएगा ग्रे, ग्रे क्रांति, या जिसको धूसर क्रांति भी बोलते हैं, इसको धूसर क्रांति भी बोलते हैं। तो ये उर्वरक का हो गया। और नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य से है। पीली क्रांति आपका तिलहन से है, सूरजमुखी, सरसों ये सब के से है आपका पीली क्रांति। तो 2 नंबर आपका नहीं होगा, तो केवल 2, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आर्द्रता है, वृष्टि है, तापमान है या हवा है? देखिए, भारत का जो कृषि होता है उसमें आपको आर्द्रता, तापमान, हवा, वृष्टि सभी का काम होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है वो आपका वृष्टि है। वृष्टि जिसको हम लोग वर्षा बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, अति
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के अधिकांश फसल जो होता है वो वर्षा पे ही आधारित होती है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? चैम्बरलैन ने दिया था, इनैमुअस कांट ने दिया था, ओटो सुमिटूड ने दिया, या कार्ल व्हिजास्कर ने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनैमुअल कांट ने दिया था। इनैमुअल कांट जो थे वो जर्मनी के थे, ये जर्मनी के थे, इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। इनैमुअल कांट जो नेबुल परिकल्पना दिए थे वो कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मनी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों को मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है? जो काजीरंगा उद्यान असम, काजीरंगा उद्यान असम ये बिल्कुल सही है, एक सींग वाले गेरे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेरा, एक सींग वाला गेरे के लिए विख्यात है ये, और यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये पहला हमारा सही है, पहला हमारा सही है। दूसरा है घाना पश्चिम बिहार राजस्थान, तो घाना पश्चिम बिहार है, इसको हम लोग केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका सही है, राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। यहाँ साइबेरियन पक्षी जो होते हैं उसके लिए यह है। तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश भी सही है आपका। बाघ और बारहसिंह के लिए, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। चौथा है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों, यूपी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यूपी में पड़ता है, लखीमपुर खीरी एक जगह है वहां पड़ता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी में है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वनों से है, शुष्क भूमि से है, आर्द्र भूमि से है, या पर्यावरण प्रदूषण से है? तो देखिए रामसर जो सम्मेलन है वो नम भूमि से है, नम भूमि जिसको कहते हैं आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आर्द्र भूमि, राइट आंसर हो जाएगा। वनों से जो संरक्षण है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है रेड कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, और भारत में इसको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नाम से जानते हैं। और आपका ये आर्द्र भूमि जो जिसको हम लोग आर्द्र भूमि बोलते हैं, रामसर सम्मेलन को 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान में। ईरान का ये शहर है, रामसर जो है ईरान का एक शहर है, वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसे विश्व आर्द्र दिवस के रूप में हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोग मनाते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए जो कार्यक्रम हुआ था उसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था जापान में, आपका नाम से ही पता है, क्योटो जापान का एक शहर है। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। चलिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है?
पहला है आर्गन, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है मीथेन, चौथा है ए और बी दोनों। तो देखिए जलवाष्प के लिए उत्तर वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है, वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अक्रिय गैस 0.93% है, याद रखिएगा। यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपका मीथेन, जलवाष्प, ये सब आपका ये ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए आपका आर्गन हो जाएगा। बाकी जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो सूरज के ऊष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी पर ही रहने देती है, जिससे पृथ्वी उस ऊष्मा से गर्म हो जाता है और ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तु किस प्रकार की वस्तु होती है? साधारण वस्तु होती है, बढ़िया वस्तु होती है, निम्न स्तरीय वस्तु होती है, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय वस्तु होती है। 13 नंबर में हम लोग चलते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? याद रखिएगा, नहीं लाई जाती है पूछ रहा है। देखिए राष्ट्रीय आय का गणना होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है उत्पादन, उत्पादन के से राष्ट्रीय आय की गणना हो सकता है। एक आय से होता है, एक व्यय से होता है, और आपका एक मिश्रित जो है, मिश्रित में आय और व्यय दोनों आता है। सॉरी, उत्पादन और आय दोनों आता है। मिश्रित में आपको उत्पादन और आय दोनों आता है। तो निवेश से नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश से। निवेश पद्धति से हम लोग नहीं जान सकते हैं, राष्ट्रीय आय का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं 14 में दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल की थी, 4 वर्ष की थी? देखिए पहला जो तीसरा जो हुआ था 1961 से 66 तक हुआ था, 61 से 66 के बीच में हुआ था तीसरा आपका पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था वह भी सक्सेस नहीं किया, क्योंकि 61 से 66 के बीच में क्या हुआ कि 1962 में तो भारत चाइना युद्ध हो गया था, 1965 में आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, और उसी योजना अवधि में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, जिस कारण से कृषि अच्छा से नहीं हो पाया, और ये तीसरा योजना है जो सक्सेस नहीं कर पाया। चौथा योजना जो है पंचवर्षीय योजना, वो 1969 से 1974 के बीच हुआ, 1969 से 74 के बीच में हुआ। 1969 से आप लोग को पता होगा कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1974 में जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इंदिरा गांधी ने करवाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस परीक्षण को हम लोग बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से वो परमाणु परीक्षण हुआ था। पांचवा आपका देखिए, तो पांचवा जो हुआ था 1974 से 1979 तक होना था,
लेकिन 1978 में ही इसको खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय जनता पार्टी के जो थे प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई बने थे। इन्होंने बीच में ही यह योजना को समाप्त कर दिया था, 4 साल के ही अवधि में इसको समाप्त कर दिया था। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां, ऑप्शन नंबर सी। एक याद करने का एक और, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सभी पंचवर्षीय योजना 5-5 साल के 5-5 साल का, लेकिन जो 5वां था वही हुआ 4 साल का। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि सभी 5-5 साल का, लेकिन 5वां ही हुआ 4 साल का। और तीसरा में आपका भारत चाइना युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और अकाल पड़ गया था, इसलिए तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। इसमें मिलान करना है, भौतिक राशियों का मात्रक से मिलान करना है। पहला है त्वरण, समय के साथ वेग की परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका 3 में है। बल का आपका न्यूटन हो जाएगा, कार्य का पता ही होगा, जूल होगा। आवेग का न्यूटन इंटू सेकंड हो जाता है आवेग का। तो इसका सही मिलान हो जाएगा आपका 1 का 3 दो जगह है और छाटेंगे। बल का हो जाएगा आपका न्यूटन, तो 2 का 4 यानी बी का 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ से पिटाई किया जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किस कारण से? जड़त्व के कारण से, पृष्ठीय भार के कारण से, छड़ी की गति के कारण से, या धूल के कणों के में रवानता के कारण से। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन का गति का जो पहला नियम होता है उसे ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम में क्या बोला जाता है कि कोई भी वस्तु एक समान गति में है या विराम अवस्था में है, वो तब तक अपना स्थिति चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पे कार्य ना करेगा। तो जब कालीन पर हम लोग डंटा से या छड़ी से पीटते हैं तो उसमें अचानक हलचल मच जाता है, जिससे उसमें जो गंदगी रहता है या धूलकण रहता है वो गतिमान अवस्था में आ जाता है। इसलिए आपका हो जाएगा राइट आंसर जड़त्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, साइंस से है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 × 6 पे पावर 6.67 इंटू 10 पर पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी है। डी में आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा। कभी कभी आपका पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सिर्फ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 में हमारा सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? लोहा है, हीरा है, स्प्रिंग है या क्वार्ट्ज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को हम लोग स्टील भी बोलते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
पहला है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, यही यही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है, ये आपका नहीं कह रहा है, इसलिए ये वाला आपका छट जाएगा। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, ये भी सही है। इसका मात्रक किलो इसका मात्रक जूल या किलोग्राम या केल्विन होता है, सही है। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है या डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। तो आपका जो सही है जो नहीं बताना है, जो गलत है वो बताना है, तो ऑप्शन ए आपका गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? देखिए पहले एरोसोल क्या होता है वो देख लेते हैं। जब किसी गैस में जैसे ये गैस है, ये सब गैस है, जब किसी गैस में द्रव छोटा छोटा द्रव की बूंदे या कोई छोटा छोटा ठोस की बूंदे घुली हुई होते हैं, उसे हम लोग एरोसोल कहते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा। धुंध धुंध में छोटा छोटा कण घुला हुआ होता है, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो उसका छोटा छोटा कण धुला हुआ होता है, तो ये एरोसोल है। कोहरा कोहरा में आपको जल की मात्रा मिलता है देखने को, तो जब किसी गैस में जल की बूंदे या कोई ठोस की छोटी छोटी कण घुले हुए होते हैं तो वो एरोसोल होता है। तो कोहरा में भी आपका होता है, बादल में भी होता है। जल जल में तेल मिलता है तो इसको पायस बोलते हैं, इसको हम लोग पायस बोलते हैं, ना कि एरोसोल बोलते हैं। तो ये आपका चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जल में तेल का जो मेल होता है उसको हम लोग पायस बोलते हैं, ना कि एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, सुमेलित करना है जो आविष्कारक हैं उसका। तो देखिए पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स के कौन है? तो जे जे थॉमसन है, राइट हो गया। इलेक्ट्रॉन के हो गए जे जे थॉमसन। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन का कभी कभी रदरफोर्ड भी आता है, गोल्डस्टीन भी आता है, तो यहाँ चार ऑप्शन में से ही आपको छांटना है, तो ये इसका गोल्डस्टीन हो जाएगा। परमाणु नाभिक का आपका हो जाएगा रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का आपका हो जाएगा चैडविक, जेम्स चैडविक इनका नाम है। तो न्यूट्रॉन का चैडविक एक का चार आपको दो जगह है। इलेक्ट्रॉन के जे जे थॉमसन दो का एक आपका दो जगह है। उसके बाद है आपका प्रोटॉन का गोल्डस्टीन अस्टीन, सी का तीन सिर्फ इसमें है, तो आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष को छोड़कर सभी कक्षों में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 होगा। तो लास्ट वाले को छोड़ के बाकी ये दोनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10, आपका 10 ये सी ऑप्शन में है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? हाइड्रा अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग जानते हैं HCl को बोलते हैं, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्लों का राजा इसको बोलते हैं। HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, और H3PO4 इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। तो HCl आपका हाइड्रा, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं। सिर्फ इसी में आपको ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सभी में ऑक्सीजन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, वॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैस नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? पहला है ग्राहम का विसरण नियम, दूसरा है मिश्रित गैस नियम, तीसरा है आदर्श गैस नियम, चौथा है जे-जुसैक नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदर्श गैस नियम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आदर्श का गैस नियम। वॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों को हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस नियम। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? लुई पास्चर, एडवर्ड जनर, ल्यूवेनहॉक या पॉल वर्ग को? देखिए आपका लुई पास्चर जो हैं, इन्हें हम लोग विज्ञान के जीवाणु के जनक बोलते हैं। जीवाणु के जनक हम लोग लुई पास्चर को ही बोलते हैं। दूध का पास्चराइजेशन इन्होंने ही किया था। दूध का पास्चराइजेशन जो उसको शुद्ध करना होता है, इन्होंने ही किया था, और इन्होंने रेबीज टीके की खोज की थी। ये भी आपको क्वेश्चन में आता है, रेबीज टीके की खोज कौन किया था? तो लुई पास्चर ने। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर, और दूध का पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन यहाँ पास्चर है तो पास्चराइजेशन, दूध का पास्चराइजेशन लुई पास्चर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुई पास्चर। एडवर्ड जनरल जो थे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। एडवर्ड जनरल चेचक के टीका की खोज किया था। चेचक के टीका, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जनरल ने किया था, और इम्यूनोलॉजी का जनक भी इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जीवाणु के पिता, के पिता इनको बोला जाता है। जीवाणु की खोज इन्होंने किया था ल्यूवेनहॉक ने। पॉल वर्ग जो थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का खोज किया था इन्होंने, पॉल वर्ग ने। तो आपका ये तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुई पास्चर, एडवर्ड जनरल। एडवर्ड जनरल ने क्या किया था? तो चेचक के टीका का खोज किया था। लुई पास्चर ने जीवाणु की, दूध के पास्चराइजेशन की, और रेबीज टीका के लुई पास्चर। ल्यूवेनहॉक जीवाणु के, ल्यूवेनहॉक किया था जीवाणु के। ये जीवाणु विज्ञान के किए थे, याद रखिएगा, ये जीवाणु विज्ञान के थे, ये जीवाणु की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में हम लोग चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, उसके झिल्ली और मैट्रिक्स जो होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। 65 से 70% प्रोटीन होते हैं उसमें। तो इसका राइट आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। 27 नंबर में अब हम लोग चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन ऊपर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रक्त का तरल मैट्रिक्स है, यह रंगहीन होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं होती है। यह गलत है। इस प्लाज्मा से रक्त कणिकाएं निकाल दिया जाता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त का तरल भाग होता है, जिसमें कणिकाएं नहीं होती है।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? देखिए, हृदय को जो संक्रमित करता है वो हृदय रोग से संबंधित होता है, कार्डियोवैस्कुलर का बीमारी बोलते हैं जिसे। आपका दूसरा है यकृत। यकृत को जो प्रभावित करता है वो हेपेटाइटिस बी करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो इसको हेप्टो शब्द से बना होता है। ये हेप्टो का मतलब ही होता है लीवर। लीवर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, लीवर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम लोग यकृत बोलते हैं। तो यह लीवर को प्रभावित करता है, लीवर में सूजन आ जाता है। हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर में सूजन आ जाता है। तो आपका बी लीवर सही हो जाएगा, जिसको यकृत बोलते हैं। मस्तिष्क में जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क के रोग को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और फेफड़ा को प्रभावित करता है कौन? तो निमोनिया हो गया, अभी चला हुआ था कुछ साल पहले कोरोना, वो हो गया, टीबी हो गया, ये सब आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है। यकृत को हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। यकृत को हम लोग बोलते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। हेपेटाइटिस बी आपको देखिएगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस बी आपको पूछ देता है तो वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या सेरिबेलम? देखिए, पश्च मस्तिष्क जो है इसको, इसका जो काम होता है वो अनैच्छिक क्रिया जो होती है हमारे दिमाग में चलता है तो उस पर नियंत्रित यह करता है। अनैच्छिक इच्छा में कोई भी खराब चीज जो नहीं करना चाहिए वो हमारा पश्चिम मस्तिष्क नियंत्रित उसको करता है। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जो हुआ आपका, यह मस्तिष्क का आगे का हिस्सा होता है। बुद्धिमत्ता के लिए यह उपयोग होता है, याददाश्त को और कोई सोचने उचने का काम यह करता है प्रमस्तिष्क। तो आपका मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन हो गया? तो प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो गया। मध्य मस्तिष्क क्या करता है कि आपको देखने और सुनने में मदद करता है। ये देखने और सुनने में आपको मदद करता है। सेरिबेलम आपको शरीर को, बैलम, बैलम से याद रखिएगा, बैलेंस। बैलेंस मतलब पैसा वाला बैलेंस नहीं, बैलेंस मतलब आपको चलने का, दौड़ने का, साइकिल चलाने का, ये सब का बैलेंस ये बनाने का काम करता है कि हम लोग कितना क्या स्पीड में चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, साइकिल चलाएंगे तो गिरेंगे नहीं। तो ये बैलेंस बनाने का कार्य करता है सेरिबेलम आपका। तो सोचने का काम क्या कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। पश्चिम मस्तिष्क आपको क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करके रखता है। मध्य मस्तिष्क सुनने और देखने में मदद करता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 243 के बी, 243 के ए, 243 के डी या सी? तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था आपको कौन संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 1992 में हुआ था। याद रखिएगा, पंचायती राज से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। 243 के ए में जो है विशेष रूप से ग्राम सभा की शक्तियों और उसके कार्यों का बात करता है। तो क्वेश्चन क्या है? ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर? हाँ सही है, 243 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर।
243 का ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं हम लोग। ब्रिटेन से जो लिया गया है, ब्रिटेन से जो लिया गया है आपका, वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और कानून शासन। ये आपको कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ये ये तीन चीज अभी याद आ रहा है, तीन चीज बताते हैं। और देखिए ऑस्ट्रेलिया से आपको लिया गया है एक समवर्ती सूची, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले क्रिकेट में नंबर 1 रहता था, तो नंबर 1 यानी कि सूची में नंबर 1 रहता था। तो पूछेगा कि सूची कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे सूची में नंबर 1 पे कौन रहता था, तो ऑस्ट्रेलिया रहता था। तो सूची में ऑस्ट्रेलिया रहता था, तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक दो चीज को याद करने का थोड़ा सा तरीका बता सकते हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए रूस, रूस हमारा परम मित्र है, तो दोस्त का क्या कर्तव्य होता है, हम लोग को रक्षा करना। तो मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य इसका क्या है, दोस्त को रक्षा करना। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपका रूस से लिया गया है। इस तरह से हम लोग माइंड में रख सकते हैं कि दोस्त का क्या काम होता है, हम लोगों को रक्षा करना, मौलिक कर्तव्य उसका होता है। तो मौलिक कर्तव्य हो गया। अब देखिए अमेरिका सभी देशों पे राज करता था, तो राज करता नहीं, सभी देशों पे राज नहीं करता था। जैसे कि सभी देश इसके अधीन रहते हैं, इससे डरते हैं, तो ये सभी देशों पे अधिकार करना चाहता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार, इसको ये चाहता है कि हम सभी देश पे अधिकार करें। कुछ दिन पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आया था। तो ये सभी देशों पे अधिकार करने का कौन चाहता है, तो अमेरिका चाहता है। ब्रिटेन क्या चाहता है कि कानून बहुत दिन तक भारत में रहा है, तो कानून चाहता है कि मेरा ही चलते रहे सब दिन, तो इसलिए कानून शासन कहाँ से है, तो ब्रिटेन से है। इस तरह से याद करने का एक छोटा सा तरीका हुआ। रूस हमारा परम मित्र है, इसका कर्तव्य है हमारे, इसका कर्तव्य है कि दोस्ती निभाना। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और एक चीज देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग को क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग को लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन लिया गया। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है कि क्रिकेट में कभी भी अफ्रीका आज तक ऊपर जीता नहीं है, एक भी क्रिकेट वर्ल्ड कप आज तक जीता नहीं है। तो इसके लिए इसको घोर संशोधन करना जरूरी है, इसके टीम को घोर संशोधन करने की जरूरत है, इसलिए संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया। जर्मनी, जर्मनी पे आपातकालीन लगा दिया गया था वर्साई की संधि के दौरान। तो जर्मनी से क्या आया, आपातकालीन व्यवस्था आया। ये सब ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा याद कर सकते हैं इस तरह से, तो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। हम लोग भी इसी तरह से पढ़े हैं, आपको बाकी जैसे मन होगा उस तरह से कीजिएगा, याद होना चाहिए, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए बस। चलिए 32 में हम लोग देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, 129 में।
इसमें कहा गया है कि कोर्ट का जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भविष्य के लिए साक्ष्य माना जाएगा, उसको इतिहास यानी कि वो बन के रह जाएगा। उस फैसले पर बाकी सभी फैसला, उस तरह का जो फैसला और कोई केस आएगा तो उस पुराना फैसला से ही किया जाएगा। तो यह एक अभिलेख न्यायालय है, 129 में कहा गया है। 215 में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। अगर कोई हाई कोर्ट अपने स्टेट में कोई फैसला लेता है और सेम वही केस दोबारा आ जाता है, तो हाई कोर्ट पुराना फैसला को ही अभिलेख मानकर फिर वही निर्णय लेता है जो उस समय लिया गया था। तो 215 बोलता है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, ये सब के बारे में। और 214 में वही चीज बोला गया है, लेकिन किसके लिए? तो हाई कोर्ट का स्थापना या गठन 214 में। 124 में आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? सोच रहा हूं कि टोटल कितना अनुसूची है हम लोग के संविधान में। तो टोटल 12 अनुसूची है। चलिए आपको 12 अनुसूची को बता देता हूं एक बार। टोटल 12 अनुसूची है। तो पहला में है हमारा संघ और राज्य। राज्य नहीं, भारत एक राज्यों का संघ है, तो इसको बोलते हैं संघ। पहला में संघ बोला गया, भारत राज्यों का संघ है, तो पहला संघ हो गया। दूसरा अनुसूची में आपका आता है कि जितना भी भारत के संघ के जितना भी पदाधिकारी वगैरह हैं, जैसे हो गए प्रेसिडेंट, हो गए पीएम, हो गए सीएम, हो गए और लोकसभा अध्यक्ष, ये सब हो गए, सभी का वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा है। तो पहले एक में राज्य हो गया, राज्यों ये राज्यों का संघ है, वो हो गया। दूसरा में आपका पहला तो देश बन गया, दूसरा में देश बनते ही के साथ ये लोग को पहले वेतन चाहिए तब काम करेंगे, तो दूसरा में पहले वेतन। तीसरा अनुसूची में आपका आ गया, ये लोग वेतन अब ले लिए हैं तो शपथ भी तो लेना पड़ेगा ना, तब तो काम होगा। तो पहले वेतन ले लिए, उसके बाद शपथ लेंगे। पहले पैसा, उसके बाद ही कोई काम होगा, याद रखिएगा। फोर फोर आपको बोलते हैं, इसको फोर को चौथा बोल सकते हैं। चौथा कब होता है? जब कोई इंसान मर जाता है तो होता है। तो चौथा बोलने का मतलब हो गया कि चौथा कब होता है? जब बूढ़ा हो जाता है, कोई मरता है कब? जब बूढ़ा होता है। तो बूढ़ों का सदन किसको बोलते हैं? तो राज्यसभा को बोलते हैं बूढ़ों का सदन। तो राज्यसभा में जाएगा कौन? बूढ़ा लोग, चौथा उसको बोलेंगे। चौथा में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो हैं उसका वो राज्यसभा में जाएगा, उसका जिक्र है। अब आपको आ जाइए पांचवा। पांच कैसे लिखा जाता है? इस तरह से पांच लिखा जाएगा। तो इसमें एससी एसटी का प्रावधान है, याद रखिएगा, एससी एसटी का प्रावधान है। 6 अब आते हैं छठा अनुसूची। छठा अनुसूची, इसमें 4 राज्य होते हैं, इसको इस तरह से लिखते ATMM। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों का के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर इसमें नहीं रहता है, इसलिए ATMM इसको हम लोग याद रखते हैं 4 राज्य। इसमें कभी कभी पूछेगा कि कौन सा राज्य नहीं रहेगा, तो मणिपुर नहीं रहेगा। चलिए 7, स से सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सभी आपका 7 में आता है। चलिए अब 8 में आते हैं। 8 में क्या होगा? तो 8 में हो जाएगा हमारा भाषा। 8 में हमारा हो जाएगा भाषा।
मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो पहले थे 14, अब हो गए हैं 22 भाषा। ये अब हो गए, ये पहले थे। 9वां में अब आते हैं। 9 में हो गया भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण जो कानून आया, भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार भी बोलते हैं। 10 में हम लोग चलेंगे, तो 10 में आपका आता है दल बदल। 10 से 10, 10 से दल बदल, दल बदल विरोधी कानून आया था। 11 में आप लोग को पता ही है पंचायती राज आया। 11 में आपका पंचायती राज आया, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 12 में हम लोग आते हैं। 12 में क्या आया? तो जब पंचायत में हो गया तो नगर पंचायत आया, जिसको नगर पालिका बोलते हैं। ये आपका आया 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही ये हुआ था। तो ये था आपका पूरा 12 अनुसूची जो है वो आया था। पहले संविधान जब बना था तो उस समय 8 अनुसूची था। अब कितना अनुसूची है? अब कुल है 12 अनुसूची है। तो ये था अनुसूची। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय संघ में पदाधिकारियों का वेतन, तो पहला में तो राज्य हो गया, वेतन कब लेगा? दूसरा में लेगा कि तीसरा में लेगा? तो राज्य बनते के साथ ही पहले तो लुटेरा आएगा। तो लुटेरा क्या चाहिए? लुटेरा को पैसा चाहिए, तो दूसरा में आपका वेतन हो जाएगा। ये आपका दूसरा में आपका वेतन हो गया, तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। तीसरा में क्या आ जाएगा बताइए आप लोग? तीसरा में आ जाएगा वेतन ले लिया तब शपथ लेगा। चौथा में आपका वही, चौथा कब होता है? जब बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़ा होने के बाद कहाँ जाएगा? तो राज्यसभा जाएगा। बूढ़ों का सदन भी इसको बोलते हैं। 7वां, स से 7, स से सूची, तो 7वां में सूची आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग से किया गया है? कितना कितना भाग है? तो 22 भाग है। 22 भाग बता का वीडियो एक डाला हुआ है, बाद में बता देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है और उसका डिटेल करना बाकी है। तो चलिए इसको शॉर्ट में ही बता देते हैं। 15 में आपका निर्वाचन हो जाएगा। राज्य में निर्वाचन भाग 15 में दिया हुआ है। भाग 17 में आपका राजभाषा है। 343 से 351 तक आपका भाषा से संबंधित है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग 18 में हम लोग आते हैं। 18 में आपातकालीन। 17 के बाद क्या आएगा? खतरा। ये इस तरह से याद करेंगे। 17 के बाद क्या आएगा? खतरा। तो खतरा क्या? आपातकालीन 18 में आ जाएगा। 20, 19, 19 के बाद आता है 20। 20 करना मतलब कि कोई चीज बदलना या बढ़ाना, तो संविधान संशोधन आपको 20 में आ जाता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही नियम से याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या राजनीतिक न्याय? तो देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है वो 3 चीज का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। धार्मिक न्याय के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तो धार्मिक न्याय की प्रस्तावना में व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? चलिए 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या, इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान इसको बोलते हैं। 44वां संविधान संशोधन से क्या किया गया? संपत्ति को हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन आपको बताया ही हूं।
73वां संविधान संशोधन आपको पंचायती राज से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन है, ये आपका राइट हो जाएगा। सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 के दौरान जोड़ा गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 37 में अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। 37 है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? किनके कहने पर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? आप लोग बताइए। अभी थोड़ा देर पहले बताया था मौलिक कर्तव्य किसका कर्तव्य होता है, तो दोस्त का कर्तव्य होता है। तो हमारा दोस्त कौन है? तो रूस है। रूस का क्या कर्तव्य होगा? मौलिक कर्तव्य होगा, दोस्त की रक्षा करना उसका मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य को किनके द्वारा दिया गया था? तो स्वर्ण सिंह के कहने पे, यानी स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। बलवंत राय मेहता जो थे, अच्छा ये संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। मौलिक कर्तव्य को तो रूस से लिया गया, इसको कहाँ जोड़ा गया? तो भाग पूछेगा अगर मौलिक कर्तव्य कौन भाग में है, तो भाग 4 का ए में है। 4 में आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 के ए में है आपका मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद बोलेगा तो 51 के 1 में है। मौलिक कर्तव्य आपका 51 के 1 में है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या बताना था? हाँ, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितना था? तो 10 था, बाद में इसको 11 किया गया। 11 कब किया गया? तो 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें बच्चों को शिक्षा के लिए बोला गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, और अशोक मेहता जो समिति है वो द्विस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। चलिए 37 हो गया। 38 में हम लोग आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? पहला न्यायिक प्रक्रिया, दूसरा विधायी प्रक्रिया, तीसरा कार्यपालिका प्रक्रिया है, और चौथा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। महाभियोग 61 के दौरान लगता है। 61 में ही महाभियोग की चर्चा दिया हुआ है। संसद में जब कोई कानून या बिल पास होता है तो उसे हम लोग विधायी प्रक्रिया कहते हैं। जब कानून या बिल पास होता है तो विधायी प्रक्रिया कहते हैं। और जब पूर्ण रूप से न्याय का मुकदमा कहीं चलता है, जैसे कि कोर्ट में, तो न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होता है। कार्यपालिका प्रक्रिया क्या होता है कि सरकार जो प्रशासनिक निर्णय लेता है और उसको लागू करता है, उसको प्रशासनिक प्रक्रिया कहते हैं। और आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि संसद एक विधायी संस्था है, क्योंकि संसद में तो आपका नियम कानून ये सब बनता है, उसको फॉलो करवाता है, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा फॉलो होता है, यानी कि कोर्ट उसको फॉलो करवाता है, जो नहीं करता है उसको सजा देता है। कोर्ट सजा देता है, कार्यपालिका उस प्रक्रिया को पूर्ण करवाता है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि संसद तो विधायी संस्था है, तो वो अपना कानून बनाता है, और साथ ही जब अगर राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाता है तो वो अदालत का भी काम करता है। उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक प्रकार से कहिए कि उसको क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से सभी लोग अपना मत देकर उसको गलत साबित करते हैं कि ये राष्ट्रपति गलत है, ये राष्ट्रपति हमारा गलत है, और राष्ट्रपति को अपना अधिकार प्रस्तुत करने के लिए समय भी दिया जाता है। तो इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 में हम लोग चलते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो होता है वो राज्य सरकार करवाता है दोस्तों, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार करवाता है।
उच्च न्यायालय अगर राज्य सरकार के द्वारा जो इलेक्शन हुआ है तो उसमें उच्च न्यायालय उसमें मध्यस्थता करता है, चुनाव से जुड़ी कोई विवाद होता है उसका सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी नहीं, कौशाम्बी नहीं होगा, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। वर्तमान में इसको इलाहाबाद अभी बोलते हैं कौशाम्बी को। श्रावस्ती, श्रावस्ती भी नहीं होगा, श्रावस्ती आपका कौशल का है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपका कुरु का इंद्रप्रस्थ है राजधानी। और अहिच्छत्र, अहिच्छत्र आपका हो जाएगा पांचाल का राजधानी हो जाएगा। अहिच्छत्र आपका पांचाल का हो जाएगा, पांचाल का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ किसका है? तो कुरु महाजनपद की राजधानी है। 41 में अब हम लोग देखते हैं, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, स्तूप, कमल या सांड? देखिए स्तूप उनके महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु कहते हैं उससे संबंधित है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। गृह कैसे त्यागेंगे, घर से कैसे निकलेंगे? इसको याद करने का एक तरीका है, घर से निकलते हैं हम लोग किसी चीज पे बैठकर, तो घोड़ा से बैठ के निकलेंगे। तो ये घोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल और सांड जो है उनका जन्म से संबंधित है। उनको जो जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिर्फ निर्वाण बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण बोलते हैं। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश का जो चिन्ह होता है उसको पहिया पहिया कहते हैं। पहिया चिन्ह है उनका प्रथम उपदेश का निशानी। 42वां संविधान, सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन है, गहरवार वंश का संस्थापक कौन था? गहरवार वंश का संस्थापक लक्ष्मीश्वर, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव या जयचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय चंद्रदेव। ऑप्शन सी चंद्रदेव, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गहरवार वंश के ये शासक थे 11वीं शताब्दी में। 43 नंबर, दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी देखिए एक राजस्व विभाग और बाजार नियंत्रण विभाग बनाया था जिसको दीवाने रियासत बोलते हैं। दीवाने को ही या अमीर को ही जिसे बोलते हैं, कृषि से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक का है वो। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीवाने खैरात में क्या था कि अनाथों और विधवा और गरीब लड़कियों को शादी आदि के लिए दान देने का विभाग था। बलबन लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण की विधि, एकाश्म का मतलब होता है कि एक ही खड़ा पत्थर को उसको तराश कर बनाया गया खंभा। मौर्य वंश के शासक अशोक सम्राट ने सारनाथ का जो सी स्तंभ है जिसमें 4 सेट नजर आता है, देखने में 3 नजर आता है लेकिन होता है एक्चुअल में 4, तो इसका उदाहरण है। तो मौर्य वंश हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट, इसका हो जाएगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सातवाहन काल जो है इस काल को अमरावती का कला के लिए विख्यात था। राजपूत काल में खजुराहो का मंदिर और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत ये सब का जो मंदिर है नागर शैली में, उन मंदिरों का निर्माण हुआ था राजपूत काल में। चलिए 45 में देखते हैं, कुबतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? अजमेर। अजमेर में क्या क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा है।
कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अजमेर में और क्या है आपका? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो ये अजमेर में है। कुबतुल इस्लाम जो है आपको दिल्ली में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। पहला मुस्लिम मस्जिद था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको बनवाया था। जयपुर, जयपुर में आपका जंतर मंतर है। लाहौर पाकिस्तान में है। ऐबक का पहला ये राजधानी था, यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर ये मर गया था। कुतुब मीनार को बोलेगा कि निर्माण नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था नींव, लेकिन उसको पूरा कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए 46 में अब हम लोग चलते हैं। सिंधु घाटी में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? पहला है अफगानिस्तान, नहीं अफगानिस्तान नहीं होगा, यहाँ से टीन, टीन और कुछ पत्थर आते थे यहाँ से। सौराष्ट्र, दूसरा है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र से भी नहीं होगा, सौराष्ट्र से शंख आता था, हाथी का दांत, ये सब आता था। आयात है ना, जाता था। आपका तीसरा है ओमान, ओमान तांबा, तांबा आयात के लिए प्रसिद्ध। दिमाग खराब, आयात मतलब आता था, ओमान से तांबा आता था। ईरान, ईरान से आपका सीसा आता था, तो आपका ईरान आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 हो गया कंप्लीट। 47 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? देखिए शिशुबद्ध, शिशुबद्ध पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो शिशुबद्ध पर प्रतिबंध लगाया था आपका लॉर्ड वेलेस्ली 1802 में। 1800 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली, ये राइट हो जाएगा आपका। शिशु हत्या पर कानून बनाया था। सती प्रथा, सती प्रथा पर जो था लॉर्ड माउंटबेटन और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर बनाए थे। कब? 1829 में। 1829 इसको याद रखिएगा, उस समय इसको घोषित किया। दास प्रथा को एलन ब्रो ने कब? 1843 ईस्वी में। 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड केनिन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड केनिन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था। तो आपका सभी सही है, सभी सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 48। 48 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, ये आपका उस समय अध्यक्ष थे। इसके स्थापना कौन करवाया था? तो ए ओ ह्यूम करवाए थे इसकी स्थापना। उस समय पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के समय ये गवर्नर कौन था? तो उस समय डफर हम लोग बोलते हैं, लॉर्ड डफरिन था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम, सॉरी अबुल कलाम नहीं होगा, बदरुद्दीन तैयब जी होगा। बदरुद्दीन तैयब जी। अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर एस.एम. अंसारी जो थे साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे। चलिए 49 में अब हम लोग चलते हैं। 49 है हमारा, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? पूना के सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर, एम.जी. रनाडे या बी.डी. सावरकर? दादा भाई नौरोजी को हम लोग और उपनाम से जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था कब? 1866 में। कहाँ किया था? तो लंदन में। एम.जी. रनाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम.जी. रनाडे। बी.डी. सावरकर के बारे में जानते हैं, अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का।
इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इनाम कमीशन बेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है बेलेजली को। और शिशुवध अभी हम लोग पढ़े, शिशुवध इसने रोका था 1802 में। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यह अस्थाई बंदोबस्त के जनक इसको माना जाता है। कब? तो 1793 में। और सिविल सेवा यूपीएससी जिसको बोलते हैं, उसका शुरुआत इसने करवाया था। लॉर्ड हेस्टिंग जो था, आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था उसको सुगौली संधि के समय यही था। लॉर्ड डलहौजी, बहुत खच्चरा था ये लॉर्ड डलहौजी। 1852 में साइमन कमीशन बनाया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जमीन का जांच करना और जांच करके उसको पब्लिक से छीन लेना, जिस पर जमींदार कब्जा किए हुए था उससे छीन लेना इसके इसीलिए वो बनाया था इनाम कमीशन। डलहौजी ने और क्या क्या किया था? तो 1853 में पहला रेल चलाया था, 1854 में डाक सेवा आरंभ करवाया था। तो ये था दोस्तों हमारा 50 तक का क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा। जितना हो सके उतना डिटेल बताने का कोशिश किया हूँ। आप लोग दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। कहीं अगर आप लोग को सुधार करने की जरूरत हो तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। कई बार वीडियो बनाता हूं तो लोगों का शिकायत आता है कि वॉइस में दिक्कत है, आवाज नहीं आई। तो इस तरह का अगर कोई शिकायत हो तो बोलिएगा, कोशिश करूंगा अच्छा से वीडियो बनाने का। ऑनलाइन में थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम आ जाता है, उसके लिए माफी चाहूंगा। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। स्मरणीय तथ्य को एक बार हम लोग फास्ट में देख लेते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुए। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा हुआ इंसान था, लेकिन यह अपना राज्यपाट सही से नहीं चला पाया। इसलिए बोला जाता है कि राज्य सरकार चलाने में पढ़ाई लिखाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुभव ज्यादा काम आता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी मुसलमानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान था। बहुत विद्वान था, लेकिन फिर भी यह सही से चला नहीं पाया। बहुत खचरा जिसको बोलते हैं उस तरह का आदमी था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता था। बहुत खराब नाम है ये सब। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीरे कोई विभाग की स्थापना की। कुछ कुछ काम अच्छा किया है कृषि विभाग के लिए अमीरे को ही। अभी हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसी का है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। ये क्या किया था कि अपना राजधानी को दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दिया, जिसको दौलताबाद बोलते हैं, वहां कर दिया। अब आधे सैनिक को दिल्ली से दौलताबाद ले जाते रास्ते में बहुत सारा सैनिक, गर्मी का भयानक दिन में ये कर दिया बिना सोचे समझे, और बहुत सारे सैनिक जाते जाते मर गए। और उसके बाद फिर अपना राजधानी चेंज किया था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। इसी के शासन काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। ब्राह्मण पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमुआदर कहा जाता था। ये देखिए कुछ विभाग हैं। दीवाने अर्ज बलबन ने, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बगदान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। तो ये था दोस्तों आज के पूरे सेट का डिटेल।
उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्त यार में भी शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट सेट को लेकर और उसको और अच्छा से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन से पढ़िए और एग्जाम क्रैक कीजिए। धन्यवाद।